हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है बच्चे आप सभी का 30 मिनट सीरीज के एक और लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम डिस्कशन करेंगे बजट के ऊपर। ठीक है। किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चे? बजट के ऊपर। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने बजट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। सर बेसिक से आपका क्या मतलब है? बेसिक से बच्चे मेरा ये मतलब है कि बजट क्या होता है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू दी बजट, बजट कैसे लाया जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपके बजट के, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है अपने एक वीडियो लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले वो लेक्चर जाकर देख लो, अगर आप सभी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो। ठीक है। जिस बच्चे ने वो लेक्चर देख लिया है उसको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, इस चीज का वादा मैं आपसे करता हूं। चलिए सर, आज की क्लास में बच्चे हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है। क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, सीटी एमएटी क्या होता है सर, इनकम टैक्स के टर्म्स एंड डेवलपमेंट, न्यू टैक्स रजिम, लैफर कर्व क्या होता है सर, हमें क्या बताता है, सेस और सरचार्ज क्या होता है सर, किसके ऊपर लगता है किसके ऊपर नहीं लगता है, व्हाट इज टीडीएस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहीं पर देता हूं, इसको प्लीज अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए सर, हेडिंग डालिए बजट। ठीक है, हेडिंग डालिए सर बजट। हेडिंग पड़ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। सर बजट में सबसे पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन। अब देखो, पढ़ाने का तो मैं आपको 10-12 घंटे बजट ही पढ़ा दूं, बट वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है बच्चे, आपके एग्जामिनेशन के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। कुछ चीजें जैसे आपका सब्सिडी वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ स्कीम्स हो गई, वो हर एक चीज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करवा दूंगा। डन है। चलिए सर, बजट में सबसे पहले दो तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक है सर आपका रेवेन्यू वाला पोर्शन, ठीक है बच्चे, और एक है सर आपका कैपिटल वाला पोर्शन। ठीक है बच्चे, एक है आपका रेवेन्यू वाला पोर्शन एंड एक है सर आपका कैपिटल वाला पोर्शन। अब सर रेवेन्यू में भी दो तरीके के आपके, आप कह सकते हो कि सब डिविजन। पहला है सर इनकम का एंड दूसरा है सर एक्सपेंस का। एंड दूसरा है सर एक्सपेंस का, या जिसको आप एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। कैपिटल में भी सर इट इज सिमिलर। पहला है बच्चे आपका इनकम का एंड दूसरा है बच्चे आपका एक्सपेंस का। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? चलिए सर, एक्सपेंस में सर क्या क्या आता है? सबसे पहले एक्सपेंस में क्या क्या आता है सर? ध्यान रखना किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं सर, बजट सब टॉपिक रेवेन्यू सब टॉपिक एक्सपेंस, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है सर? देखो, सबसे पहला आ गया बच्चे सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी, सब्सिडी। ठीक है बच्चे, जो गवर्नमेंट बेसिकली, जो पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, जो नीडी पीपल होते हैं, उनको किसी चीज में जब छूट दे रही। ठीक है बच्चे, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलती। ठीक है, अन्य नहीं बच्चे, अन्न। ठीक है, अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है बच्चे, जिसके तहत जो आपके पुअर पीपल हैं, जो आपके नीडी पीपल हैं, उन्हें राशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो सब्सिडी में जो सरकार का एक्सपेंस आता है वो लगभग आता है बच्चे, इट इज नियर अबाउट 4.26 लाख करोड़। मैं उसको एलसीआर लिख रहा हूं। ठीक है, लाख करोड़। समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स में या बजट में हर एक डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो भी डेटा मैं लिख रहा हूं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, इसमें आपका क्या क्या आ गया सर? फूड हो गया। ठीक है बच्चे, फर्टिलाइजर्स हो गए, आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया। ठीक है बच्चे, आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया। पॉइंट नंबर 2 सर, कितना सरकार का एक्सपेंस जाता है टू पे दी पास लोन्स। देखो, सरकार जो भी डेवलपमेंट करती है, जो भी काम धंधा करती है, वो कुछ ना कुछ टैक्स पेयर के पैसों से करती है, लेकिन कभी कभी किसी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है। ठीक है, लोन कहां से लेती है सर? बहुत जगह से लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है बच्चे, तो जब
सरकार लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन्स, यानी सर पुराने जितने भी लोन्स हैं उस पे सरकार को लगभग कितना पैसा चुकाना पड़ता है, लगभग कितना पैसा भरना पड़ता है। इट इज नियर अबाउट 12 LCR, दैट इज 12 लाख करोड़। ठीक है बच्चे, 12 लाख करोड़। सर पेंशन में सरकार का कितना एक्सपेंस जा रहा है? जो सरकारी कर्मचारी हैं रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है, इसमें बच्चे सरकार का लगभग कितना खर्च आ रहा है? लगभग जा रहा है बच्चे 2.76 LCR। ठीक है, क्लियर इतना? अब यहीं से आप पेपर उठा के देखो CAPF 2023 यूपीएससी का। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका जो आंसर है वो, सर आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन्स। ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन्स, यूपीएससी CAPF 2023 का पेपर आप उठा के देख सकते हो, उसमें आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी वजह से बच्चे एक एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है? क्या पढ़ा सर हमने? बजट, सब पार्ट रेवेन्यू, सब पार्ट एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे सर बजट, सब टॉपिक रेवेन्यू, सब टॉपिक इनकम। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये हम रेवेन्यू का सब टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, रेवेन्यू का सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक इनकम। चलिए सर, इनकम में बच्चे सरकार की इनकम किस तरीके से होती है? पहला तो हो गया सर टैक्स। ठीक है, पहला तो हो गया सर टैक्स, एंड दूसरा सर नॉन टैक्स मेथड्स। नॉन टैक्स मेथड्स, सर नॉन टैक्स मेथड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका ओएनजीसी है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है सर? आप मुझे ओएनजीसी का फुल फॉर्म या ओएनजीसी से आप क्या समझते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। तो सर ओएनजीसी जैसी जगहों पर क्या होता है? ठीक है, वहां पर बेसिकली जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है, जो भी इस स्पेसिफिक कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या इस स्पेसिफिक चीज में प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, कुछ हिस्सा उसमें से सरकार ले लेती है। तो ये एक तरीके का नॉन टैक्स मेथड हो गया। ठीक है बच्चे, एंड टैक्स मेथड में सर कैसे कैसे टैक्सेस आपके आते हैं? तो सुनो, यहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स के डेटास के अकॉर्डिंग चीजें लिखवा रहा हूं। 2025-26 में अनुमान यह है कि सबसे ज्यादा जो कलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा बच्चे जो सरकार को इनकम होगी वो किससे होगी बच्चे? इनकम टैक्स से होगी। किससे होगी बच्चे? इनकम टैक्स से होगी। समझ में आया? उसके बाद सर जीएसटी से होगी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद बच्चे सीटी से होगी, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, जो आपका बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर लगता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लगता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद पेट्रोल डीजल पे जो आपके टैक्सेस लग रहे हैं, ये ऑर्डर प्लीज याद रखना। ठीक है, ऑर्डर बच्चे प्लीज याद रखना। और बच्चे आपके कस्टम्स ड्यूटी पे जो ड्यूटीज लग रही है, ठीक है, जिसे आप कस्टम टैक्स भी कहते हो या हम उसे कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। बेसिकली आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो आप टैक्स वगैरह लगा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, जो बेसिकली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा रहे हो। समझ में आया इतना? बताइए सर, समझ में आया? ये मैंने क्या लिखा है, 2025-26 में गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की इनकम किस टैक्स से ज्यादा होगी? किस, या आप इसको लिख सकते हो किस टाइप ऑफ टैक्स से ज्यादा होगी? टैक्स से ज्यादा होगी। ठीक है, इसको लिख लेना पूरा। तो समझ में आ गया सर, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, देन जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देन बच्चे आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर आपका पेट्रोल डीजल पे लगने वाले जो भी टैक्सेस हैं, उसके बाद बच्चे कस्टम्स ड्यूटी या फिर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। यहां पर देखो इस बार के बजट में स्पेशल बात क्या कही गई है? ठीक है, कि कस्टम्स ड्यूटी पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल सेक्टर्स में लाइक कैंसर की जो भी दवाएं, कैंसर ड्रग्स, कैंसर ड्रग्स। ठीक है, इस पे हम जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं, जो भी हम कस्टम्स ड्यूटी लगा रहे हैं, उसको हम कम करेंगे। सर रॉ मटेरियल पे जो भी हम ड्यूटीज लगा रहे हैं उसको हम कम करेंगे।
जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं उसको सर हम कम करेंगे। तीसरा सर, जो भी हमारा मशीनरी वगैरह है, ठीक है, सपोज आप मोबाइल के पार्ट्स इंपोर्ट वगैरह करा रहे हो, ठीक है, मशीनरी, उस पर बेसिकली हम जो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज हैं या जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं उसको हम कम करेंगे। क्यों? ताकि बच्चे, वाई, नाउ द क्वेश्चन कम्स, वाई, ताकि सर इंडिया में भी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ पाए। ठीक है, इंडिया में भी बच्चे चीजों का प्रोडक्शन बढ़ पाए, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटीज कम होंगी, इंपोर्ट टैक्सेस कम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल, मशीनरी हमारे पास आ पाएगी, जिससे जो हमारे घरेलू वर्कर्स हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो बेसिकली क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इससे बच्चे आपका कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी बूस्ट मिलेगा। जो बच्चे आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी बूस्ट मिलेगा। समझ में आया? हाँ जी बच्चे, आई समझ? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी बच्चे आपको इससे बूस्ट मिलेगा। क्लियर है इतना? बताइए सर, इतना क्लियर है क्या? अब सुनो, जो आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, जो बच्चे आपका इनकम टैक्स है, जिसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये बच्चे आपके कैसे टैक्सेस हैं? ये बच्चे आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। अब सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स बच्चे वो होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो, आप कोई सामान खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप दुकानदार को कुछ ना कुछ अमाउंट दे रहे हो टैक्स के फॉर्म में, जो दुकानदार आपकी तरफ से गवर्नमेंट को जमा करता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? बाकी जैसे आपका जीएसटी हो गया, जिसको मैं वॉयलेट कलर से कलर कर रहा हूं, जैसे बच्चे आपका जीएसटी हो गया, ठीक है बच्चे, आपके कस्टम्स ड्यूटी हो गए, आपका बच्चा पेट्रोल और डीजल वगैरह हो गया। ठीक है, ये सारे आपके किस प्रकार के टैक्सेस हैं बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स। ये बच्चे आपके किस प्रकार के टैक्सेस हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है इतना? बताइए सर, क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है? अब देखो, अगर इतना क्लियर है तो आगे समझो। जीएसटी की बात हम यहां पर ज्यादा नहीं करते, बिकॉज बच्चे उसके लिए अलग से जीएसटी काउंसिल वगैरह होती है। ठीक है, क्लियर है सर? हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स पर। अब सुनो ध्यान से, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीजें समझाता हूं। ठीक है, चलिए सर, कंपनी जो होती है, कोई भी आपकी जो कंपनी है, ठीक है, कंपनीज प्रॉफिट, ठीक है बच्चे, कंपनीज प्रॉफिट, ध्यान से समझो, इस पर किस प्रकार का टैक्स लगता है बच्चे? सीटी टैक्स, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है बच्चे, इस पर आपका किस प्रकार का टैक्स लगता है? कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है सर। ओके, क्लियर है? अब देखो, 2024 में 2024 में जो एक्सपेक्टेशन थी, व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेशन? वो एक्सपेक्टेशन बच्चे कितने की थी? वो एक्सपेक्टेशन थी बच्चे लगभग 10,20,000 करोड़ की, 10,20,000 CR। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लगाने का मैं जीरो लगवा दूंगा तो अभी फिर आपको मैथ याद आ जाएगी, है ना? जीवन का दुख दर्द, दैट इज मैथमेटिक्स। चलो, तो सर कंपनी की प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स लग रहा है बच्चे? कॉर्पोरेशन टैक्स। 2024 में गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो लगभग कितने की थी? 10,20,000 करोड़ रुपए की, कि हमें इतना मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू। बट रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में क्या हुआ बच्चे? देखो, रियलिटी में जो सरकार को मिला है वो मिला है 9,80,000 करोड़, 9,80,000 ठीक है, यानी 9,80,000 करोड़। तो सर आप हमें समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर आप देखोगे तो लगभग आपको 40,000 CR का लॉस देखने को मिला है। 40,000 CR का आपको लॉस देखने को मिला है बच्चे। इसी लॉस को आप क्या कहोगे? इसी लॉस को आप इकोनॉमिक्स की भाषा में बच्चे कहोगे रेवेन्यू शॉर्टफॉल। ठीक है, इसी लॉस को बच्चे आप इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहोगे? रेवेन्यू शॉर्टफॉल, रेवेन्यू शॉर्टफॉल। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है बजट की तो आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है इसी वीडियो के नीचे, बेसिक वीडियो जाकर देख लो ताकि ये सभी टर्म्स आप अच्छे तरीके से समझ पाओ।
अगर आपका पेपर थोड़ा सा जटिल बनता है, थोड़ा सा कठिन बनता है, तो इसी पार्ट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? क्या रेवेन्यू शॉर्टफॉल हर एक बच्चे को क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अब देखो, टैक्स तो इतने प्रकार के लगते हैं कि आपका ना सर चकरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। कंपनी के प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स लग रहा है बच्चे? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स लग रहा है? कंपनी के प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स लग रहा है बच्चे? कॉर्पोरेट टैक्स। कौन सा टैक्स लग रहा है भाई? कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है सर। कॉर्पोरेट टैक्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग समझदार हो, इतना काम खुद से कर सकते हो। कॉपी में पूरा पूरा लिखना, नहीं तो रिवीजन करते टाइम कंफ्यूजन होगी। ठीक है, कॉपी में क्या करना है सर जी? पूरा पूरा लिखना है, नहीं तो लिखते टाइम कंफ्यूजन होगी। तो सर कंपनीज के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर अगर बच्चे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सपोज जीरो प्रॉफिट, तो क्या इस पर टैक्स नहीं लगेगा? गलत बात, बिल्कुल लगेगा। तब सर इस पे आपका टैक्स लगेगा एमएटी, दैट इज मिनिमम, दैट इज बच्चे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। कब लगता है बच्चे? जब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जीरो होता है, इसी को आप क्या कहते हो? एमएटी। ठीक है, इसी को बच्चे आप क्या कहते हो? एमएटी। मैं लिखवाने का आपको डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवा दूं, बट उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिख दो यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट्स वगैरह काफी अच्छा लिखते हो, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा भी, तो खैर थैंक यू सो मच, ऐसे लिखते रहिए। चलो सर, अगर जीरो प्रॉफिट होगा तो क्या देना पड़ेगा सर जी? मैट देना पड़ेगा, दैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, कोई कंपनी बच्चे अपना एसेट वगैरह बेचती है, ऑन एसेट सेलिंग, ऑन एसेट सेलिंग। ठीक है, तब क्या देना पड़ेगा भैया? कैपिटल गेन टैक्स। एसेट वगैरह नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो, जो अपने शेयर वगैरह बेचती है। अरे सर जी चमक गया, चमक गया ना? शेयर मार्केट में पैसे लगाना बंद करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो। ठीक है, चलिए सर, एसेट सेलिंग यानी कि उस पे किस प्रकार का टैक्स लगेगा सर? कैपिटल गेन टैक्स। किस प्रकार का टैक्स लगेगा भाई? कैपिटल गेन टैक्स। आप देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। सर भारत में एक इंडिविजुअल पे कितने प्रकार से टैक्सेस ठोके जाते हैं? ठीक है, भारत में एक इंडिविजुअल पे कितने प्रकार से आपके टैक्सेस ठोके जाते हैं? अब देखो, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी है तो। नहीं भी अगर आपने वीडियो देखी है, तो यहां पर मैं आपको जो टैक्सेशन समझा रहा हूं, जो मैं आपको टैक्स के पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो बजट के पर्सपेक्टिव से लिखवा रहा हूं। यहाँ पर टैक्स एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, मैं बजट के पर्सपेक्टिव से, बजट के अंडर में मैं आपको क्लासिफिकेशन के अंडर में टैक्सेस समझा रहा हूं। ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना। चलिए सर, और ये सब समझाने से पहले मैंने 21 लेक्चर्स डाले अपने इकोनॉमिक्स के, पूरे के पूरे बेसिक्स ही हैं, जाकर देख लेना प्लीज। चलिए सर, तो एक इंडिविजुअल पे सर सबसे पहले ठोका जाता है इनकम टैक्स। उसकी जो इनकम है उस पे लगने वाला टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। सपोज वो शेयर मार्केट में पैसे वगैरह डाल रहा है, शेयर सेलिंग, शेयर्स वगैरह अपने सेल कर रहा है, तो उस पे कौन सा टैक्स लगेगा भाई? कैपिटल गेन टैक्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा, वापस से सीजीटी लिख रहा हूं, कैपिटल गेन टैक्स। अपनी कॉपी में कृपया पूरा लिखें। ठीक है, चलिए सर, इतना क्लियर हो गया। तो अब बच्चे समझते हैं इनकम टैक्स के कुछ टर्म्स एंड डेवलपमेंट्स। कंसेप्चुअल चीज है, प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज बच्चे ध्यान से समझना, नहीं तो टॉपिक निकल जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर बच्चे कुछ टर्म्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड डेवलपमेंट। चलिए सर, सपोज मेरी जो टोटल इनकम है, टोटल को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ग्रॉस, दैट इज ग्रॉस इनकम। तो मेरी ग्रॉस इनकम सपोज कितनी हो गई? मेरी ग्रॉस इनकम है सर 12,75,000, 75,000। ठीक है, 12,75,000। हाल ही में अभी जब आपका ये बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी, नो टैक्स पेएबल अप टू द इनकम ऑफ 12 लाख, यानी 12 लाख तक की इनकम पे किसी भी प्रकार का टैक्स वसूला नहीं जाएगा। आप ध्यान से समझो, मेरी इनकम कितनी है सर? 12,75,000, दैट इज 75,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है कि सरकार मुझे कह रही है कि नहीं यार, आप जो है ना, सरकारी नौकरी वाले हो, या सपोज आप नौकरी वाले हो, आपकी इतनी सैलरी, तो मुझे एग्जैक्टली टैक्स भरना कितना है?
सरकार ने कितना बोला भाई कि 12 लाख तक की इनकम, यानी 12 लाख तक की इनकम पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस बड़े से डिजिट को यानी 12,75,000 को मैं 12 लाख पे लेके आता हूं, तो माइनस करूंगा 75,000, यानी जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हुई है 12 लाख से उसको मैं माइनस कर देता हूं। ये जो माइनस कर रहा हूं इसी को मैं क्या बोलूंगा बच्चे इकोनॉमिक्स की भाषा में? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं इसी को क्या कहूंगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब सर टैक्स पेबल अमाउंट कितना बचा? 12 लाख, जिसपे पहले क्या था बच्चे? टैक्स पेबल। अब सुनो, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, हल्ला डुल्ला करने की जरूरत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझो, वादा करता हूं समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ में आया? सर जो एक्स्ट्रा पैसा था ना 12 लाख से, क्यों सर 12 लाख क्यों ले रहे हो? बिकॉज अभी रिसेंट में अनाउंसमेंट हुई थी कि नो टैक्स पेबल अप टू द इनकम ऑफ 12 लैक्स, अप टू द इनकम ऑफ 12 लैक्स। महीने का नहीं, एनुअल का है। ठीक है, महीने का नहीं, एनुअल का। एनुअल मतलब साल भर की इनकम। ऐसा नहीं कि सर मैं तो महीने में 12 लाख कमाता ही नहीं हूं, ऐसा नहीं। साल भर में आपकी जो भी इनकम है महीने के हिसाब से जोड़ जोड़ के अगर वो 12 लाख हो रही है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब सुन, बात ध्यान से सुनना, ठीक है? टैक्स पेबल या फिर ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, ये बच्चे आपकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। अब मामला क्या बन रहा है यहां पे कि पूरी ग्रॉस इनकम पर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरी ग्रॉस इनकम पर, जीआई मींस ग्रॉस इनकम पर टैक्स नहीं। ठीक है, पूरी ग्रॉस इनकम पर टैक्स नहीं। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी याद रहें। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ बकेट्स बना रहा हूं, उसको प्लीज ध्यान से देखना। बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2, बकेट नंबर 3, बकेट नंबर 4। बन गया सर? चलो, जैसे भी बना बन गया। ठीक है, अब मेरे पास 12 लाख रुपए, मेरे पास सर 12 लाख रुपए हैं। 12 लाख में से मैं 4 लाख डालूंगा इसमें, 4 लैक्स, 4 लाख इसमें, 4 लाख इसमें, इसमें भैया कुछ भी नहीं आ रहा। इस पे सपोज टैक्स लगा भैया 0%, इस पे मेरे को भरना पड़ेगा 5%, इस पे मुझे कितना भरना पड़ेगा? 10%। और इसमें तो कुछ गया ही नहीं, मेरे पास उतना बचा ही नहीं। हालांकि यहां मैं लिख दे रहा हूं कि इस पे हमें भरना पड़ता 15% अगर हमने इसमें कुछ डाला, बट कुछ बचा ही नहीं भाई, इतना तो अपने पास माल है ही नहीं। तो सर टैक्स अगर मैं इसको निकालू 4 लाख का भाई 5%, बता दो 20,000 हो गया। ठीक है, 4 लाख का 10%, 40,000 हो गया। टोटल कर लेता हूं, कितना आ जाएगा? RS 60,000, दैट इज ₹60,000। हाँ जी, आ गया ₹60,000, यानी कि सर जो हमारी 12 लाख की इनकम हुई है उस पर लगभग मुझे 60,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। लगभग मुझे 60,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, बट मैं यहां पर लिख रहा हूं, बट वी नो दैट, हैव पेशेंस गाइस, सबको समझ में आएगा। ठीक है, बट वी नो दैट नो टैक्स इज applicable, no tax is applicable on the income up to 12 lakh, on the income up to 12 lakh, on the income up to 12 lakh। yes, तो बच्चे यहां पर क्या होगा, ये जो 60,000 रुपए मेरे को भरने पड़ते, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये 60,000 रुपए की मुझे क्या मिलेगी? छूट मिलेगी, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में आप क्या कहते हो? लिएबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट। तो ये टैक्स रिबेट मुझे कितने का मिल गया बच्चे?
60,000 का। अब समझ में आया एक्चुअल मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, कि सर 12 लाख की इनकम तक पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उतना जो आपको भरना था उतने की बच्चे आपको छूट मिल गई। ठीक है, उतने की बच्चे आपको छूट मिल गई। तो अब आप ये सोचोगे सर ऐसे तो सबको रिबेट मिल जाएगा, नहीं, नहीं। ठीक है, ऐसे सबको छूट नहीं मिलेगी। समझो कैसे। सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं टैक्सेबल इनकम और यहां पर मैं लिख रहा हूं इनकम टैक्स, कि सर कितना आईटी हमें देना पड़ेगा। आपकी इनकम कितनी है सर? 12 लाख। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से आपको उसमें छूट मिल जाएगी। तो लगभग जो इनकम टैक्स है वो आपको 0 रुपीज देना पड़ेगा। बट अब बच्चे आपकी इनकम है 16 लाख, खुदा करें इससे ज्यादा हो जाए, 16 लाख। ठीक है, तो यहां पर बच्चे आपको कम से कम, मुझे तो डेटा याद है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं उसको, प्लीज अगर हो सके तो मेमोराइज कर लेना। ₹1.20L, यानी कि 1,20,000 आपको लगभग इस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सर कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ये है सर कि सबको रिबेट नहीं मिलेगा। कंक्लूजन क्या है? सबको रिबेट नहीं मिलेगा। आई समझ? सबको रिबेट नहीं मिलेगा। बताओ क्लियर है क्या? इतना समझ में आ गया होगा? यस, सबको रिबेट नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। इस पॉइंट को प्लीज याद रखना, टैक्स लिएबिलिटी या फिर टैक्स रिबेट क्या होता है। ठीक है, कई बार बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते कि यार 12 लाख की इनकम पे तो टैक्स नहीं लगेगा, बट एक्चुअल में उसका क्या मतलब है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अब आप जल्दी से कुछ फैक्ट्स नोट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, इनकम टैक्स की बच्चे एनटीआर क्या है अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ 2025, न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पर बच्चे मैं लिख रहा हूं टीआई, दैट इज टोटल इनकम, और नीचे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ टैक्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ टैक्स। आरओ टैक्स मतलब रेट ऑफ टैक्स, आरओ टैक्स मतलब रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ध्यान से समझो। सर इनकम है आपकी 4 लाख, रेट ऑफ टैक्स कुछ भी नहीं। इनकम है बच्चे आपकी 4 लाख से लेकर लगभग 8 लाख तक। ठीक है, अब देखो इसको नोट कर लेना, 4,01,000 से लेकर होगा ये 4,01,000। एग्जैक्ट 4 लाख है तो कुछ भी नहीं देना है, नो परसेंटेज ऑफ टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स। बट अगर 4,01,000 से लेकर 8 लाख तक है तो 5% देना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्स है। ठीक है, 5% आपको देना पड़ेगा। ओके, आया समझ में? सिमिलरली 8,01,000 से लेकर 12 लाख कितना देना पड़ेगा भाई? सर 10% आपको देना पड़ेगा, 10% बच्चे आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, 12 लाख से लेकर 16 लाख तक है सर, कितना देना पड़ेगा बच्चे? 15% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा सर? रेट ऑफ टैक्स। क्या देना पड़ेगा सर? रेट ऑफ टैक्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक ही स्लाइड बची है, अभी बहुत सारा कंटेंट मेरे पास बाकी। खैर कोई बात, चल, इतना समझ में आया? ओके, इतना समझ में आया। और डेटास भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं। अगर बच्चे आपकी इनकम 16,01,000 से लेकर 20 लाख तक है तो बच्चे आपको कितना देना पड़ेगा? लगभग बच्चे आपको भरना पड़ेगा 20%। 20% रेट ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 20,01,000 से लेकर अगर 24 लाख तक है तो कितना देना पड़ेगा बच्चे आपको? आपको भरना पड़ेगा भाई 25%। ये डेटा कोई नींद में भी उठाकर पूछे तो आपको याद होना चाहिए। 24 लाख से ऊपर है भाई, है ना? 24 लाख से ऊपर है तो आपको लगभग भरना पड़ेगा 30%। ठीक है, इधर साइड था बच्चे आपका टोटल इनकम एंड ये था बच्चे आपका रेट ऑफ टैक्स। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है स्लैब चेंज का, जो मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूं। ठीक है,
जो बच्चे मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूं, ये जो आपकी स्लैब चेंज हुई है ना, स्लैब मतलब ये जो डेटा मैंने लिखा है, ये जो टेबुलर फॉर्म में मैंने डेटा लिखा है टेबल की फॉर्मेट में, इसी को आप क्या नाम दे रहे हो, स्लैब। ठीक है, तो ये जो आपकी स्लैब चेंज हुई है 2024 में कुछ और थी। ठीक है, स्लैब है ये बच्चे आपकी 2025 के अकॉर्डिंग। जो आपकी स्लैब चेंज हुई ना, उसमें सबको फायदा हुआ है। जिसकी इनकम पहले 16 लाख रुपए थी, उसको पहले टैक्स कितना देना पड़ रहा था बिफोर, पहले बच्चे उसको टैक्स देना पड़ रहा था लगभग 1,70,000। ठीक है, 1,70,000, बट आफ्टर दिस एनटीआर, दैट इज न्यू टैक्स रिजिम ऑफ 2025, उसको बच्चे टैक्स देना पड़ेगा लगभग 1,20,000 रुपए का, 1,20,000। समझ में आया? 1,20,000 का बच्चे उसको भरना पड़ेगा टैक्स। आई समझ? हाँ जी, समझ में आ गया? तो यहां पर कम से कम 50,000 का फायदा तो उसको भी हो रहा है, तो स्लैब चेंजेस है ना, सबको फायदा हुआ है। अब सुनो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे लेक्चर का। क्या सर? मुझे यानी कि टैक्स पेयर को, करदाता को बच्चे, टैक्स पेयर को फायदा मिला, टैक्स पेयर को बच्चे फायदा मिला, बट बट गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट को तो यार लॉस हो रहा है भाई। ठीक है, इस लॉस को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लॉस, बिकॉज ये छोटे मोटे है ना खर्चों से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता नहीं, तो उसको हम कह देते हैं एक तरीके का इमेजिनरी लॉस। क्यों सर? क्योंकि ये जो 50,000 रुपए आप भर रहे थे, पहले आप कितना दे रहे थे, 1,70,000, अब आप दे रहे हो 1,20,000, तो 50,000 का घाटा हो किसको रहा है? सरकार को हो रहा है सर। तो वही मैंने लिखा है, बट गवर्नमेंट को तो यार लॉस हो रहा है। अब समझो ध्यान से कंसेप्ट ऑफ, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, एक लाइन में लिख रहा हूं, टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चे, टैक्स मल्टीप्लायर एज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर, एज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर, इसको ध्यान से समझना, टैक्स मल्टीप्लायर एज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। कहने का क्या मतलब है सर? सुनो, जितना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, ध्यान से सुनते रहना, जितना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, मोर टैक्स। आप क्या करोगे, आप अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करोगे। कैसे सर? विल नॉट बाय, सपोज मोबाइल फोन पे बड़ा टैक्स आ गया, कोई नहीं सर, पुराने मोबाइल फोन से काम चला लेंगे, नया नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, विल नॉट बाय मोबाइल फोन्स। ठीक है सर, हम पीसी वगैरह नहीं खरीदेंगे, लैपटॉप वगैरह हम नहीं खरीदेंगे सर। इससे होगा क्या? अब आप तो खरीद नहीं रहे, अब बच्चे आप तो खरीद नहीं रहे, इससे क्या होगा, जो कंपनीज हैं, नुकसान किसको हो रहा है, कंपनीज को। कंपनीज को क्या हो रहा है बच्चे, नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब आप उनका सामान खरीद ही नहीं रहे, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब जब कंपनीज को नुकसान हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है बच्चे, माल नहीं बिक रहा है सर, मैं लिख दे रहा हूं भाई, माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा। क्या हो रहा बच्चे, एक तो मेरी हिंदी और मैथ्स, परेशान हो गया हूं मैं। चलो, माल नहीं बिक रहा सर, ओके। अब क्या होगा, माल नहीं बिकेगा तो कंपनीज क्या करेंगी, धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन गिराएंगी, प्रोडक्शन गिराएंगे। अल्टीमेटली सर, अब प्रोडक्शन से, अगर प्रोडक्शन गिरेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी को इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने जब बैच के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, जिसके सभी लेक्चर्स अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर मैंने 3 से 4 दिन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के ऊपर डिस्कशन किया था, बिकॉज हर जगह इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी रिलेट होते हुए मिलेगा। हर जगह नहीं, बट मैक्सिमम जगह तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली टैक्स में भी मैंने आपको जीडीपी से रिलेशन बनवा दिया। यस,
प्रोडक्शन कम होगा सर, जीडीपी इफेक्ट होगी। अब जब जीडीपी इफेक्ट होगी तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है बच्चे? गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। समझ में आया? अब जिन्होंने जीडीपी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है उनको समझ में आ गया होगा कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्या है। अच्छा सर, अगर इतनी सारी इंपॉर्टेंस आपने हमें उस क्लास के अंदर बताई तो गवर्नमेंट को किस तरीके से नुकसान हो सकता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप कह सकते हो, या फॉर्मूला क्या, ये आप एक रिलेशन कह सकते हो कि जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाओगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जीडीपी। या इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं बच्चे, इकोनॉमिक आउटपुट। इसको बच्चे मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? इकोनॉमिक आउटपुट। आई समझ? आ गया सब समझ में? इसका सर दूसरा एविडेंस क्या है? टैक्स मल्टीप्लायर ऐसा नेगेटिव मल्टीप्लायर, इसका दूसरा एविडेंस क्या है बच्चे? एविडेंस नंबर 1 तो आपको मिल गया सर, टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जीडीपी, दैट इज इकोनॉमिक आउटपुट। सर दूसरा इसका जो एविडेंस है दैट इज बच्चे, ध्यान से समझना, लैफर कर्व। एक वीडियो मेरी आएगी इसी 30 मिनट सीरीज में जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कर्व्स भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लैफर कर्व, ध्यान से समझना, लैफर कर्व हमें बताता क्या, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया सर। चलो यहां पर क्या होगा बच्चे? टैक्स अमाउंट। सर स्लाइड खत्म हो गई, अब इसके आगे नहीं पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। पीपीटी की स्लाइड खत्म हो गई, मेरे नोट्स की स्लाइड अभी बची हुई है, ठीक है। टैक्स अमाउंट कलेक्टेड, सर यहां पर टैक्स परसेंटेज, ओके, टैक्स परसेंटेज। अब देखो लैफर कर्व हमें समझाता क्या है, ठीक है, कि जब जब सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो एक हद तक उसको फायदा होगा। सपोज 20% रखा तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। कोई नहीं सर, बढ़ा के सरकार का मन किया 30% तक कर दिया, ये ग्राफ बच्चे और ऊपर उठ गया। बट जैसे ही सरकार इसको सपोज कर देती है 100%, अब बच्चे आपका ये जो ग्राफ है ये गिर जाएगा, ठीक है। अब बच्चे आपका ये जो ग्राफ है ये गिर जाएगा। तो आप एक चीज यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक हद तक जब आप टैक्स बढ़ाओगे तो आपको फायदा मिलेगा, बट उसके बाद जैसे जैसे आप टैक्स इंक्रीज करते जाओगे आपको घाटा मिलेगा। अगर सरकार ने सपोज 100% टैक्स लगा दिया कि आप 100 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए बच्चे आप कमा रहे हो, और ये 100 का 100 रुपए आप किसको दे दोगे? गवर्नमेंट को दे दोगे। 100% टैक्स का तो ये मतलब है। तो कोई, भाई जब 100% आप पैसा गवर्नमेंट को ही दे दोगे तो एवरी वन विल से इफ वी हैव टू पे 100%, है ना, यहाँ पे लिख लो भाई, हैव टू पे, अंग्रेजी लिख लो अपनी, हैव टू पे 100% टैक्स, वी विल नॉट वर्क, हम काम ही नहीं करेंगे। विल नॉट वर्क, जब सारा पैसा में गवर्नमेंट को ही दे देना है तो हम काम करेंगे नहीं। अब काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी वैसे ही ठप हो जानी, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो सर लैफर कर्व आपको यही समझाता है, ठीक है। लैफर कर्व बच्चे आपको यही समझाता है। लैफर कर्व मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके बता दिया, समझ में आ गया? अब जो लैफर कर्व के बारे में मैंने आपको बताया कि सर एक हद तक टैक्स बढ़ाने पर सरकार को फायदा मिलेगा, बट अगर सरकार टैक्स को बढ़ाती रहेगी, टैक्स मल्टीप्लायर है ना, नेगेटिव मल्टीप्लायर, तो सरकार का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सरकार का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि गवर्नमेंट को तो इमेजिनरी लॉस हो रहा है। अब समझ में आया मैंने यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया? इमेजिनरी। क्यों यूज किया? बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है बच्चे? फायदा मिल रहा है। समझ में आया? बिकॉज वो टैक्स को अगर कम कर रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे जीडीपी में उसको ग्रोथ देखने को मिल रही। आई समझ? क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? चल, लैफर कर्व अगर आपको क्लियर है तो सर अब हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ सेस एंड सरचार्ज के ऊपर। सेस एंड सरचार्ज, ध्यान से समझना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए सेस और सरचार्ज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से समझो सर, सबसे पहले तो ये अमीर आदमियों पे लगता है, ठीक है, रिच पीपल, रिच पीपल, मिडिल क्लास के ऊपर सेस या सरचार्ज वगैरह नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, कोई 5 करोड़ रुपए कमा रहा है,
किसी की इनकम क्या है सर 5 करोड़, तो वो लगभग ना 2 करोड़ रुपए आपका टैक्स में दे देगा। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, 2 करोड़ रुपए वो टैक्स में दे देगा, जो जिसमें आपका सेस सरचार्ज सब कुछ रहेगा। सेस हो गया भाई, सरचार्ज हो गया, ठीक है। अब सुनो, मैं यहाँ पर समझाने के लिए बड़ा एग्जांपल भी ले सकता हूं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। सपोज कोई अमीर आदमी है, अब इस डिजिट को आप बढ़ा लेना, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सर 50,000। 50,000 रुपए पे उसको लगभग लगभग बच्चे कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? 5% का, ठीक है। तो 5,000 रुपए बच्चे उसका क्या हो गया? सरचार्ज हो गया, यानी उसको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो कितना टैक्स भर रहा है? ₹55,000। ये डेटा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। 50,000 वाले पे सरचार्ज और सेस मत लगाने लग जाना। ओके। अब सर इसी 50,000 रुपए पे क्या हो गया? अमीर आदमी है भाई, 4% हेल्थ का, ठीक है। एजुकेशन पे एजुकेशन पे बच्चे इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक्स्ट्रा सेस लग रहा है, फिर आप इसको सरचार्ज कह सकते हो, एक्स्ट्रा इसके ऊपर पैसे लग रहे हैं। अब देखो, ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ये सर सेस है, ये 4% वाला सेस है। ये जो अमाउंट है 55,000, सॉरी, ये जो अमाउंट है बच्चे 5,000, ये क्या आपकी सरचार्ज है? ये आपकी सरचार्ज है, ठीक है। अब देखो सेस क्या है ना, जो आपका सेस है वो इस 50,000 रुपए पे भी लगेगा और इस 5,000 रुपए पे भी लगेगा, यानी सरचार्ज के ऊपर भी सेस लगता है। सरचार्ज के ऊपर भी सेस लगता है। तो 50,000 4% के हिसाब से मैं इसको 0.04 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं भैया। इतनी गणित आती है मुझे भी, अगर आपको नहीं आती तो आपकी मैथ्स मुझसे भी बेकार है। तो 2,000 रुपए इधर हो गए और 5,000 पे लगा दो 0.04, तो ये लगभग आपका बन जाएगा 200 रुपए। इसको जोड़ लो, तो आपका सेस कितना आ गया बच्चे? ₹2,200। यानी कि इस अमीर आदमी को अगर इसने सपोज इतने पैसे कमाए हैं तो इसको लगभग लगभग बच्चे कितना भरना पड़ेगा? जोड़ लेना भाई, ठीक है। 55,000 में ये जोड़ लो, इतना जोड़ लो, ठीक है, इतना जोड़ लो इसमें। ओके, इतना भैया इसमें जोड़ लेना। क्लियर है भाई? 5,000 रुपए इसको भरने पड़े। अब ये कैलकुलेशन वगैरह आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया बच्चे? आपका ये हो गया सरचार्ज। ये बच्चे आपका क्या हो गया? सरचार्ज। और ये नीचे वाला क्या हो गया बच्चे? ये आपका हो गया सेस, ठीक है। ये आपका हो गया सेस। ये सिर्फ अमीर आदमियों पे लगता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, सेस और सरचार्ज आपका सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमियों पर लगता है। क्लियर है इतना? डन है भाई? अब यहां पर आप नीचे समझो कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। टेंशन मत लेना, इसकी भी पीडीएफ मैं आपको स्लाइड में ऐड करवा के दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ जो आपकी कस्टम्स ड्यूटी होती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम धंधा होता है, इस पे इतने प्रकार के टैक्सेस लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। इस पे बहुत प्रकार के आपके टैक्सेस लगते हैं। सुनो, पहला टैक्स इस पे बच्चे एक आपका लगता है सोशल वेलफेयर चार्ज, है ना, सोशल वेलफेयर चार्ज। दूसरा क्या लगता है भाई? इस पे हेल्थ सेस लगते हैं। देखो, सेस और सरचार्ज कुछ नहीं होता, एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है, ठीक है। आप उसको एक्स्ट्रा टैक्स के नाम से बुला सकते हो, मतलब कह सकते हो, ठीक है। और क्या लगता है बच्चे? एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस एंड डेवलपमेंट सेस। मतलब अगर आपने कोई सामान इंपोर्ट करवाया तो उस पे इतने सारे आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरने पड़ते हैं, ठीक है। सेस मतलब क्या है भैया? एक्स्ट्रा टैक्स। चलो, ठीक है, आपको उस पे इतना एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। बट 2025 में जब अनाउंसमेंट चल रही थी, जब स्पीच हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब दे रही थी, मैडम सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम दे रही थी, मैडम सर, ठीक है, मैडम सर जब दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा सेस हम नहीं लगाएंगे। तो ये एक काफी बड़ी राहत वाली बात है,
यानी कि इसमें से कोई भी एक सेस ही लगेगा किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी के ऊपर। आप नाउ इट डिपेंड्स कि किस पे क्या लगेगा, मैं उसमें नहीं घुस, एक से ज्यादा नहीं लगेगा, इतना याद रखना। नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा सर? सेस नहीं लगेगा, यानी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। आ गया समझ में भाई? हाँ जी, क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो अब आप चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस के ऊपर। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सर व्हाट इज टीडीएस? फुल फॉर्म बता दो पहले। टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। अब समझो इसका मतलब क्या है, अब समझो इसका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज मैं, यानी कि आंजने, आगे आप मुझे जो भी बुलाना चाहते हो बुला सकते, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए सर। वाईएमए सर सपोज मुझे 1,000 रुपए देता है पढ़ाने का। ठीक है, अब इस 1,000 रुपए के ऊपर मैं भैया जो भी टैक्स वगैरह है वो अपना भर दूंगा। ठीक है, भर दिया। ठीक है सर, भर दिया। अब सपोज मुझे किसी एक्स कोचिंग ने बुलाया, मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, वैसे बुलाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी कोचिंग का नाम लिखना नहीं चाहता। सपोज मुझे किसी एक्स कोचिंग ने बुलाया, ठीक है, जिसने मुझे 1 घंटा पढ़ाने का कितना रुपए दिया? 1,000 रुपए दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस 1,000 रुपए पे मेरे को टैक्स ना भरना पड़े, इस 1,000 रुपए पे मुझे टैक्स ना भरना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, इस 1,000 रुपए को छुपा ले जाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं। मैं तो कहूंगा मैं सिर्फ वाईएम में क्या काम करता हूँ, किसी एक्स कोचिंग में पढ़ाता ही नहीं, किसी एक्स कोचिंग में मैं गया ही नहीं। तो इससे तो यार सरकार को नुकसान हो जाएगा, इससे तो बच्चे सरकार को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार ने क्या सिस्टम निकाला? सरकार ने सिस्टम निकाला टैक्स, सॉरी टीडीएस का। टीडीएस में क्या है, ये एक्स कोचिंग वाला मेरे से ले लेगा मेरा पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, और मेरी इनकम में से जो इसको मुझे देना है दैट इज 10,000 में से 10% ये डिडक्ट कर लेगा, यानी कि 10% ये पहले ही निकाल लेगा। मुझे अल्टीमेटली पैसे कितने देगा ये? मुझे देगा बच्चे ये 900 रुपए। तो मेरे पास आ गए 900, और मेरी तरफ से इस एक्स कोचिंग वाले बंदे ने सरकार को कितना दे दिया? इनकम टैक्स वालों को कितना दे दिया? ये जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एंड मेरे साइड से कि देखो इस फला फला पैन कार्ड नंबर पे, है ना, आंजनेय सिंह के पैन कार्ड नंबर पे 100 रुपए का टैक्स भैया आ गया है। तो इससे क्या हुआ, मैं बचना तो चाहता था बट मैं बच नहीं पाया, मेरे को 100 रुपए का टैक्स देना ही पड़ा। एंड बाद में ये जो 100 रुपए का टैक्स है ये मेरे इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेड मैं लिख दे रहा हूं, एडजस्ट हो जाता है। तो ये भैया कंसेप्ट है टीडीएस का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आया तो है ये ब्लैक मनी को रोकने, ब्लैक मनी को रोकने। ठीक है, और आपका जो है टैक्स थेफ्टनेस ना हो, टैक्स चोरी ना हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आई होप आपको टीडीएस का मतलब समझ में आ गया। हाँ जी, आई समझ? आ गया भाई? डन हो गया? चलो, अब मुझे मजबूरी में, अब देखो पहले तो मैं पैसे चोरी करना चाहता था, बट अब मेरे को मजबूरी में आईटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रेम फॉर्म मुझे भरना पड़ेगा कि मैं यहां गया था मुझे इतना पैसा मिला है। ठीक है, मैं यहां गया था मुझे इतना पैसा मिला है। समझ में आ गया? खैर ये आपके काम की चीज नहीं है, इसको अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। टीडीएस होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको प्लीज याद रखना। ठीक है, फुल फॉर्म तो खास तौर से याद रखना। इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप प्लीज याद रखेंगे। क्लियर है भैया? अगर इतना क्लियर है तो सर अब हम चल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। अभी तक मैंने आपको सबके सब डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाए हैं। क्लास मुश्किल से 15 मिनट की और होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस हैं? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, किसी के थ्रू गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैकेट चिप्स खरीदा, तो उस चिप्स का प्राइस, या सपोज आपने पॉपकॉर्न खरीदा, बड़ा पसंद है तुम लोग को पॉपकॉर्न, मैडम के साथ जाते ही होगे। मैडम सर, मेरा मुंह मत खुलवाना, दिक्कत हो जानी है। चलो,
सर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो आपने पॉपकॉर्न खरीदा, पॉपकॉर्न का प्राइस प्लस पे उस पे जीएसटी। ओके, अब सुनो, व्हाट इज जीएसटी सर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी भी मैंने आपको डिटेल से समझाया, मेरी अगर आप इकोनॉमिक्स की बेसिक वीडियो देखोगे तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब डायरेक्ट इस क्लास में अगर आपने पैराशूट लैंडिंग करी है तब तो फिर भैया, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर वैसे भी नहीं आना था, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, किस पर सर जीएसटी नहीं लगता? हाँ जी सर, ऐसा भी है क्या कुछ? हाँ जी बिल्कुल है, जीएसटी नहीं लगता। किस पर नहीं लगता? कुछ तीन चार आइटम है, मैं उसके नाम लिख रहा हूं, प्लीज दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना। सर क्रूड ऑयल पे नहीं लगता है, ठीक है बच्चे, क्रूड ऑयल पे नहीं लगता है। नेचुरल गैस पे नहीं लगता है, नेचुरल गैस पे नहीं लगता है। ठीक है, और आपका पेट्रोल एंड डीजल पे नहीं लगता है, पेट्रोल एंड डीजल पर नहीं लगता है। इस पे बेसिकली आपके क्या लगते हैं बच्चे? एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। एंड बाद में जो आपकी स्टेट्स वगैरह ना, जो आपके राज्य वगैरह, ये इस पे वैट लगा देते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। पेट्रोल एंड डीजल पे बच्चे आपको देखने को मिलता होगा ये वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये कौन लगाता है बच्चे? स्टेट गवर्नमेंट। मैं एस जी, चलो, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एस जीओबी का क्या मतलब है बच्चे? स्टेट गवर्नमेंट। आई समझ? आ गई सर, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, याद रखना जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, पूरा धागा खोल देना, मैंने टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा का पूरा आपको चीता बना दूंगा इकोनॉमिक्स का, बस क्लासेस फॉलो कर लो यार, मतलब कर लो, आपके का बेनिफिट है, मेरा क्या ही जा रहा है, मैं तो पढ़ाता रहूंगा। सर टोबैको प्रोडक्ट्स जो, उस पे आपका जीएसटी तो लग रहा है साथ साथ में, प्लस एक और टैक्स लग रहा है जिसे आप क्या कहते हो बच्चे? नेशनल, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी। नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट, कंटिजेंट ड्यूटी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है बच्चे? NCCD। ठीक है, NCCD। ये बेसिकली ये वाले जो टैक्सेस हैं आपके, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं बच्चे? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दैट इज नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी। किसके लिए यूज किए जाते हैं? जब भी देश में कोई डिजास्टर आता है तो उसके मैनेजमेंट में, उसमें जो भी सहायता है, ठीक है, उसके लिए ये टैक्सेस आपके लिए जाते हैं। समझ में आ गया? नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी। क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी सर, क्लियर है क्या? चलिए, अगर ये आपको क्लियर है सर, तो अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर लिखवा रहा हूं, उसको प्लीज अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, और अभी भी लग रहा है कि सर बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं, तो प्लीज एक बार जाके बजट का बेसिक वाला लेक्चर देखो। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बस आप ध्यान से देखो उसको। ठीक है, चलिए सर, जीएसटी में थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। ठीक है, सपोज आपने एक कार मैन्युफैक्चर करी, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, डायरेक्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में नहीं लिखवाता मैं। मैन्युफैक्चर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन से कुछ भी समझ में मुझे तो नहीं आता, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कार आपने मैन्युफैक्चर कहां पे करी? हरियाणा में। कहां पे करी भैया? हरियाणा में करी। और कार जिसने खरीदी है, यानी कि कस्टमर कहाँ का है? कस्टमर कहाँ का है भैया? केरला का। कस्टमर कहाँ का है भैया? केरला। आप ध्यान से समझ, ठीक है, अब बच्चे ध्यान से समझना। ठीक है, कार पे आपकी जीएसटी कितनी लग रही है? 28%। कार पे आपकी जीएसटी कितनी लग रही है? 28%।
28% में से 14% आपका किसको जाता है बच्चे? स्टेट को जाता है। 14% आपका किसको जाता है? किसको जाता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट, एंड यहां पर बच्चे मैं लिख दे रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जाएगा। सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, एंड जीएसटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं इसको, याद रखना, क्योंकि ये दोनों को जा रहा है ना। तो ये बच्चे आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है 28%। ओके, ये सर स्टेट को गया 14%, और 14% किसको गया? सेंट्रल को गया। ओके, क्लियर है? बताओ, क्लियर है क्या? डन है? लेकिन अब यहां पर बात आती है कि 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को तो चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुश, बट ये जो स्टेट मैंने यहां पर लिखा है कि 14% स्टेट को जा रहा है, ये हरियाणा को जाएगा या फिर केरला को जाएगा? हरियाणा में सर बीजेपी की सरकार है, केरला में तो सर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो सर हरियाणा में जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अरे नहीं, नो 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 सर, ये जो 14% है ये कहां पर जाएगा? ये बच्चे जाएगा कस्टमर की डेस्टिनेशन पर। कस्टमर कहां का है? कस्टमर है बच्चे केरला का। कस्टमर कहां का है भाई? कस्टमर है भैया केरला का। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली 14% कहां पर जाएगा? केरला को जाएगा। आई समझ? क्लियर हो गया भाई? आया मेरे समझ में? बताओ, समझ में आ गया? अब सर ये डिसाइड कैसे किया गया, मतलब ये कब हुआ कि एक कस्टमर को जाना चाहिए भैया, कस्टमर जहां का है उस राज्य को ये जाना चाहिए? तो बच्चे ये जो डिसीजन आपका लिया गया, ये डिसीजन लिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब हुई थी बच्चे? याद रखना 2016 में हुई थी। अब सर 2016 से आपको याद आना चाहिए नवंबर। क्या याद आना चाहिए बच्चे? नवंबर। नवंबर में क्या हुई थी? नोटबंदी। लिख दूं ऐसे, नोटबंदी। नवंबर में क्या हुई थी बच्चे? नोटबंदी। और इसकी इंप्लीमेंटेशन कब हुई? 2017। तब से क्या होने लगा? जहां का कस्टमर है उसी स्टेट को भैया आपका ये 14% जाएगा। समझ में आ गया? बताइए सर, समझ में आ गया? अब जो एस्टिमेटेड कुछ डेटा आप लिख लो, एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लिख लो। 2025 में अनुमान क्या है सर? 2025 में सरकार को लगभग 11 LCR यानी कि 11 लाख करोड़ की कमाई होगी, इनकम थ्रू, इनकम थ्रू CGST, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में 28 में से कितना जा रहा है भैया? 14% ही तो जा रहा है। आ गया समझ में? बताइए, समझ में आ गया? अब सुनो, एक सिंपल सा आप कंसेप्ट सुन लो, कंपनसेशन सेस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनो, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज हम, ठीक है, ये आपका चिंटू है, ये आपका चिंटू है, ये क्या कर रहा है भैया? एक पैकेट बिस्किट ले रहा है। सपोज ये आपका क्या हो गया? बिस्किट हो गया। ठीक है, ये बच्चे आपका एक पैकेट बिस्किट हो गया। ठीक है, पहले इस पे क्या होता था? इस एक पैकेट बिस्किट के ऊपर क्या लगता था अर्लियर? ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बच्चे इस पे क्या लगता था? वैट लगता था, डेट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वो हट गया भैया, वो आपका हट गया। ठीक है, अब इस पे क्या लग रहा है भैया? जीएसटी लग रहा है। स्टेट, इस पे भैया अपना जीएसटी वगैरह लग रहा है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। तो SGST, स्टेट ने क्या बोला कि यहां पे ना हमें अर्निंग बहुत कम है, ज्यादा कमाई नहीं है हमारी।
ये जो आप स्टेट पे इस बिस्किट के ऊपर लगा रहे हो जीएसटी, इससे हमारी ज्यादा कमाई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे हमारी ज्यादा कमाई नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया हम आपको जो है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन दे देंगे, इसका मुआवजा दे देंगे। कंपनसेशन यानी कि मुआवजा दे देंगे। आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है भैया तो वर्ड आएगा सेस। कंपनसेशन सेस हमें आपको दे देंगे। अब पता है ये कंपनसेशन सेस देता कौन है? टैक्स पेयर। हाँ जी, हम ही लोग देते हैं। यानी कि जब आप एक बिस्कुट का पैकेट खरीदते हो ना, तो उस पे आप क्या दे रहे हो? एक तो ये तो जीएसटी दे रहे हो, एक तो ऊपर से कंपनसेशन सेस भी दे रहे हो। आई समझ? बिस्कुट या बिस्किट जो भी बोलना है बोल लेना, कंपनसेशन सेस भी दे रहे हो, है ना? ये घाटा सरकार अपने हिस्से में नहीं लेती है। ये जो कंपनसेशन है ना, हम ही लोग भरते हैं। एंड ये लगभग, डेटा इसका याद रखना, 1.67 एलसीआर का होता है। 1.67 लाख करोड़। इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ भैया। लेक्चर नंबर 1 भैया इसी के साथ आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल बच्चे हम क्या डिस्कस करेंगे? कल हम डिस्कस करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। ओके, आज की क्लास में हमने क्या खत्म कर दिया सर? क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड मैट। दैट इज बता देना फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितना याद हुआ। आईटी की टर्म्स एंड डेवलपमेंट हमने देख ली भैया, न्यू टैक्स रेजिम हमने देख ली, लेफर कर्व भैया हमने देख लिया, सेस एंड सरचार्ज हमने देख लिया, टीडीएस देख लिया, इनडायरेक्ट टैक्स में हमने घुस के चीजें देख ली, साथ में कंपनसेशन सेस को भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। चलो भाई, इतना अगर क्लियर है तो मिलेंगे बच्चे आपसे कल के लेक्चर में। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इसका पार्ट 2 जल्दी बना दूं। और हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, उसको प्लीज से फॉलो करिए। ठीक है, सॉरी, प्लीज उसको फॉलो करिए, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। प्लस में सर 15 मिनट सीरीज को फॉलो करिए। इकोनॉमिक्स के लेक्चर आप सभी के लिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड करवा दिए, उसको प्लीज पढ़ लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी की हर एक क्लास ले लिए, उसको प्लीज कर लीजिए। हैंडआउट्स आपके लिए भिजवा रहा हूं, उसको प्लीज पढ़ लीजिए। इतना आप कर लोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप पेपर में अच्छा करके आओ। नहीं तो समय कम बचा है, अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो 15 मिनट सीरीज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है, अलॉन्ग विद फिजिकल ज्योग्राफी की जो क्लासेस है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। वैसे आज ही हमारा था लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर 30 मिनट्स सीरीज। समय थोड़ा ज्यादा लग गया होगा, बट मुझे उम्मीद है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए, जय हिंद, ध्यान रखिए एंड पढ़ाई करते रहिए।